जो देश लगातार अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वही देश अब पॉपुलेशन बढ़ाने की बात कर रहा है। चाइना में अब एजिंग की प्रॉब्लम सामने आने लगी है, यानी कि आने वाले टाइम में देश के अंदर ज़्यादातर हिस्सा बुजुर्गों का हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के तौर पर चाइना एक नई पॉलिसी लेके आया है, 3 चाइल्ड पॉलिसी। ये एक यूनिक चीज़ है। अब तक हमने सुना था अलग अलग देशों में कहीं पर 1 चाइल्ड पॉलिसी या फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात होती है, ये ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, रिसोर्सेज पर कम दबाव आए। लेकिन चाइना पहला देश बना है जिसमें 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया है। एक बार हम बात करते हैं कि चाइना के अंदर जो चाइल्ड पॉलिसी है वो कैसे कैसे आई है, क्या क्या उसकी वजह से चेंज हुआ है। सबसे पहले 1980 के दशक में चाइना 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया था, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। यह पॉलिसी जनवरी 2016 तक चलती रही थी, लेकिन बावजूद इस पॉलिसी के चाइना की जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में नंबर 1 पे रही थी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बना रहा था। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ पाया था उसकी पॉपुलेशन में। अप्रैल 2016 में चाइना फिर से 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आता है, लेकिन बड़े ही रेस्ट्रिक्शन के साथ। 2 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा होने पर आपको जेल भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से इस पॉलिसी को फॉलो करवाया जा रहा था। ज़्यादातर केसेस में ज़बरदस्ती अबॉर्शंस करवाए जा रहे थे महिलाओं के, अगर तीसरा बच्चा पेट में आ जाता है तो। इस चीज़ का असर जो चाइना में देखने को मिला था, पहला जो 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी, दूसरा फिर 2016 में जो 2 चाइल्ड पॉलिसी आई थी, इन सब की वजह से चाइना का जो बड़ा हिस्सा है वो बुजुर्गों का हो गया है और बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। इसमें जो बीच की यूथ पॉपुलेशन रहती है वो बहुत कम हो गई है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, काम करने के लिए जो वर्किंग लेबर की जरूरत होती है, वर्क फोर्स की जरूरत होती है, उसमें ज़्यादातर बुजुर्ग ही बच जाएंगे। लेकिन वहाँ पर 60 साल के बाद लोग रिटायर होना शुरू हो जाते हैं। पुरुषों में 60 साल और महिलाओं में 55 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, जिसकी वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, और पूरा जो प्रेशर आ रहा है इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है, यानी कि काम करने वाले लोग कम हो गए हैं और बुजुर्ग ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसी की वजह से साथ ही साथ हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसके ऊपर भी चाइना का असर पड़ रहा है। इसके रिस्पॉन्स में चाइना भले ही 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया है, इसके अंदर क्या होगा, जो अबॉर्शन करवाना चाह रहे हैं लोग, इस चीज़ के ऊपर बैन लगाया जा रहा है कि कोई भी अपनी मर्जी से सीधा सीधा अबॉर्शन नहीं करवा सकता है। चाइना का जो फर्टिलिटी रेट है 1.3 है, 1.3 पर वुमन, यानी कि फर्टिलिटी रेट को हम कैसे समझेंगे, एक महिला 1.3 बच्चे पैदा करती है एवरेज। वहीं पर जो स्टेबल किसी भी देश को रखने के लिए फर्टिलिटी रेट की ज़रूरत होती है वो 2.1 है और नॉर्मल फर्टिलिटी रेट 2.5 होता है। हालांकि इस प्रॉब्लम को काफ़ी टाइम पहले कंसीडर किया गया था चाइना के सेंट्रल बैंक में रिसर्चर के द्वारा। उन्होंने कहा था कि बीजिंग के अंदर बर्थ पॉलिसी में लिबरलाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि देश के अंदर वर्कफोर्स में लोअर शेयर होता जा रहा है और वहीं पर बुजुर्ग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तब चाइना ने इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था, लेकिन आखिरकार पूरे देश में चाइना एक पॉलिसी लेकर के आ गया जो कि 3 चाइल्ड पॉलिसी के नाम से जानी जा रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एशिया के बाकी कौन से देश है जिन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया है या फिर इस चीज़ को कंसीडर करके किसी तरह के स्टेप उठाए हैं। इसके बाद अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है 12.63 करोड़ है और वहाँ का जो फर्टिलिटी रेट है 1.43 है, जबकि एवरेज जो उम्र है जीने की वो 84 ईयर है, जो कि सबसे ज़्यादा हो सकती है। सिंगापुर और जापान जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर औसतन उम्र है जीने की। इसी में जापान की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसके अंदर 20% शेयर जो है 65 प्लस पॉपुलेशन का है, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है 2060 तक 40% हो जाएगा। यानी कि जो 65 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, 40% पॉपुलेशन सिर्फ 65 से ज़्यादा उम्र वाले लोग हो जाएंगे। तो इसकी वजह से वहाँ के जो हेल्थ सिस्टम पर फर्क पड़ रहा है। लगातार जापान जो है इस चीज़ को कंसीडर करता आ रहा है और यहाँ पर ये लंबे टाइम से इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। चाइना से भी पहले से ये लोग ध्यान देना शुरू कर चुके हैं। सन 2000 से ही एक लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस जापान में चलता आया है। इसको 2011 तक इन्होंने लगातार इम्प्रूव किया है। इसके तहत वो एक लिविंग असिस्टेंट की फैसिलिटी देते हैं, यानी कि एक व्यक्ति आपके साथ में रखते हैं। अगर आप रिटायरमेंट हो जाते हैं या फिर बुजुर्ग हो जाते हैं उसके बाद से एक असिस्टेंट आपको देंगे जो आपकी केयर करेगा। वो आपको आपकी होम केयर भी करेगा, साथ ही साथ ग्रोसरी से रिलेटेड अगर असिस्टेंस चाहिए, यानी कि बाहर से सामान लेके आना है, तो उस तरह की फैसिलिटी भी देगा। तो ऐसी जो पॉलिसी अब तक दूसरे किसी देश में नहीं है। अलग ही तरह का इंश्योरेंस ये लोग प्रोवाइड करते हैं।
इसमें भी अभी जो गैप आने लगा है, यानी कि बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आने लगा है, तो वो लोग एक नया सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं जिसके तहत रोबोटिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे और असिस्टेंस के लिए किसी व्यक्ति को रखने की बजाय रोबोट को रखा जाए। इससे क्या होगा, उनकी जो इकोनॉमी है उसमें भी सुधार होने के चांस है। जैसे कि एक नई इंडस्ट्री क्रिएट होगी, नई इंडस्ट्री पैदा हो रही है जो कि उसी तरह के स्पेसिफिक रोबोट बनाएगी और बुजुर्गों की केयर में उनको लगाया जाएगा। इसमें वहाँ की सरकार सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है। जो इस तरह के उद्योग धंधों को सेटअप करेगा या फिर इस तरह के काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको सब्सिडी भी सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सोल्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है कि एक इकोनॉमिक तरीके से ग्रो हो रहा है, दूसरा बुजुर्गों की केयर भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है उस चीज़ के ऊपर जापान ने अभी तक किसी तरह का वहाँ से बयान नहीं आ रहा है या फिर काम कर रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रहा है, वो अभी भी कम ही दिख रहा है। देखना ये होगा कि जापान आने वाले टाइम में ये जो उनका लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ है इस चीज़ को लेकर के क्या सोल्यूशन निकालता है, क्योंकि वहाँ का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले करीब 50 साल में 76 से वो लोग सुधार करके 84 पे लेकर के आए हैं, जो आने वाले टाइम में बेटर ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ की सरकार ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ देती है, ज़्यादा बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वहाँ पर, इस वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। लेकिन जो लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके लिए जापान की सरकार क्या काम करती है आने वाले टाइम में देखना होगा। वहीं पर अगर हम सिंगापुर की बात करें तो वहाँ की जो औसतन जीने की उम्र है वो 83 साल है। वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम ज़बरदस्त है, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी अच्छी है। वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो सिर्फ 57 लाख है और फर्टिलिटी रेट 1.14 है, जो कि काफ़ी कम है। इस वजह से वहाँ पर भी एजिंग की प्रॉब्लम सामने आ रही है, यानी कि लोग ज़्यादा उम्र तक जी रहे हैं, 83 ईयर तक जी रहे हैं, और वहीं पर जो फर्टिलिटी है, नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो काफ़ी कम है। इस चीज़ के भी कंसीडर करते हुए वहाँ की जो सरकार है उन्होंने एक फ्यूचर स्किल के नाम से स्कीम लेकर के आए हैं, जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कंसीडर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एजिंग का इशू होता है लोगों में, यानी कि बुजुर्ग होने के बाद से काम नहीं मिलता है, उस वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस चीज़ को सुधार करने की कोशिश की गई है, लेकिन फर्टिलिटी रेट में सुधार करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। फ्यूचर स्किल पॉलिसी जो है सिंगापुर की, उसके तहत किसी भी व्यक्ति जो कि 25 साल से प्लस उम्र के, सबके अकाउंट में $500 का क्रेडिट होता है और वो कभी भी एक्सपायर नहीं होता है, उसके अंदर लगातार टॉपअप होता रहता है। उसका इस्तेमाल जो है वहाँ की पॉपुलेशन किसी भी स्किल बेस्ड प्रोग्राम जो है या फिर कोर्स है वो सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं ताकि लॉन्ग लास्टिंग लाइफ टाइम के लिए लोगों के पास एक ऐसी स्किल सीखने को मिल जाए जो कहीं पर भी उनको काम आ सके, उनको कभी भी उनके जो इकोनॉमिक हालत है उसके ऊपर फ़र्क ना पड़े। साथ ही साथ वहाँ की सरकार जो है उनके अकाउंट में, यानी कि जिसे हम यहाँ पर बुढ़ापा पेंशन कहते हैं, उसके तहत भी अच्छी खासी अमाउंट डालती है, जो कि लोगों को रिटायर होने के बाद अच्छी खासा सपोर्ट देती है। इस पॉलिसी को जो उन्होंने नाम दिया है बुढ़ापा पेंशन को, वो रिस्क पुलिंग पॉलिसी के नाम से दिया गया है। उसके अलावा एक मेडिशील्ड के नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है। इंडिया में उसको हम हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं, वहाँ पर मेडिशील्ड के नाम से ज़्यादा फेमस है। मेडिकल इंश्योरेंस रहता है जो कि किसी भी सीरियस डिसीज़ में उनको काम करता है, हॉस्पिटल के बिल ज़्यादा होने पर उनकी मदद करता है। लेकिन इन सब से भी कोई खास तौर पर सिंगापुर की जो फर्टिलिटी रेट है उसमें सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है, या फिर सरकार उस चीज़ के लिए काम नहीं कर रही है। वो अपने बुजुर्गों को बेटर फैसिलिटी दे रही है, पॉपुलेशन को बेटर फैसिलिटी दे रही है, लेकिन फर्टिलिटी रेट में सुधार की कोशिश नहीं की जा रही है। तो आने वाले टाइम में सिंगापुर बड़ी मात्रा में ये प्रॉब्लम फेस कर सकता है, जैसे कि चाइना को अंदेशा हो रहा है या फिर जापान को हो रहा है कि इसी तरीके से वहाँ पर बुजुर्ग ज़्यादा हो जाएंगे और काम करने के लिए जो युवा है वो कम हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उस पॉपुलेशन में अभी जो है राइट नाउ युवा बहुत ज़्यादा है। बुजुर्ग कम हैं, बच्चे कम हैं, युवा जो है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन आने वाले टाइम में जब यही जो युवा हैं बुजुर्ग हो जाएंगे तो सेम प्रॉब्लम इंडिया भी फेस कर सकता है। हालांकि इंडिया में, पूरे इंडिया में 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं आई है, लेकिन अलग अलग राज्यों में 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर अलग अलग तरह की रेस्ट्रिक्शन है। इसमें 9 राज्य आते हैं, पूरे देश भर में 9 राज्यों में 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें उड़ीसा के अंदर, तो वहाँ के जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं उसमें अगर किसी भी व्यक्ति के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो लोकल बॉडी के इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। इसी तरह अगर हम आसाम की बात करें तो वहाँ पर जनवरी 2021 के बाद से अगर किसी व्यक्ति के 2 से ज़्यादा बच्चे हुए हैं, यानी 2 बच्चे होने के बाद तीसरा बच्चा अगर पैदा हुआ है,
तो उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड में भी जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं उसमें उन लोगों को भागीदारी से हटा दिया जाएगा, यानी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। महाराष्ट्र में 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी इन राज्यों में शामिल है जहां पर 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर लोकल बॉडीज़ के चुनाव नहीं लड़ने दिए जाएंगे। तो देखना ये होगा जो चाइना ट्राई कर रहा है 3 चाइल्ड पॉलिसी, इससे उनके ऊपर बैड इफेक्ट क्या होता है या फिर अच्छा इफेक्ट क्या होता है। एक जो एजिंग का प्रॉब्लम है शायद उनका वो सोल्यूशन हो जाए, लेकिन पॉपुलेशन का क्या? पॉपुलेशन चाइना की राइट नाउ सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में, वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने वाली है 3 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से, और उसका जो पूरे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होने वाला है वो भी काफ़ी बुरा असर देखने को मिल सकता है।